तो एक और अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न पत्र पूर्व प्रीवियस आए हुए प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, वो दिया हुआ है कि संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है उसका हमको नाम बताना है कि जो एक्सप्रेसवे कहाँ से होकर नहीं गुजरता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये शुरुआत कहाँ से होती है। एक तो ये हनुमानगढ़ से गुजरता है, एक है वो श्री गंगानगर से ये गुजरता है, इसके अलावा है ये बीकानेर से भी गुजरता है, बीकानेर से भी गुजरता है, इसके अलावा है ये जोधपुर से भी गुजरता है, बाड़मेर से भी ये गुजरता है और जालोर से भी गुजरता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर से ये नहीं गुजरता है, बाकी सब जगह से गुजरता है। संग्रिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसलमेर से नहीं गुजरता है, बाकी सभी इन क्षेत्रों से वो गुजरता है। अगला प्रश्न है, संत शरणदास जी की समाधि स्थल है वो कहाँ पर आई हुई है। संत शरणदास जी है जो कि राजस्थान में निर्गुण और सगुण भक्ति, निर्गुण निर्गुण प्लस सगुण भक्ति है वो दोनों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वह डेहरा गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था, डेहरा गांव अलवर में जन्म हुआ था, लेकिन मुख्य पीठ है ये दिल्ली में स्थापित की थी, मुख्य पीठ है दिल्ली में स्थापित हो गई थी। तो इसकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि है वो भी दिल्ली में ही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दिल्ली। दिल्ली में इनके बारे में और बात आ जाए तो इन्होंने नादिर शाह के जो आक्रमण हुआ था उनकी भविष्यवाणी इन्होंने की थी। शरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनके जो जितने भी ग्रंथ वगैरह है वो सब मेवाती भाषा में लिखे गए हैं, मेवाती भाषा में लिखे गए हैं। सहोजबाई है ये इनकी प्रमुख शिष्या है, शरणदास जी की प्रमुख शिष्या है वो सरोजबाई है। तो ये शरणदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट बात आती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक में पहेली को क्या कहा जाता है। राजस्थान जो भाषा है उसमें पहेली को क्या कहा जाता है। आड़ी कहा जाता है, गिंगरत कहा जाता है, वात कहा जाता है, टपुकड़ा कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आड़ी। आड़ी वात यानी तो होता है कोई भी बात या कहानी वगैरह होता है, ये होता है। आड़ी इसको कहा जाता है पहेली को, जो राजस्थानी भाषा में है वो पहेली को है आड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2000 जनसंख्या के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में हमको पहचान करनी है। तो इसका ए ऑप्शन है, अधिकतम जनसंख्या है वो जयपुर में, बिल्कुल सही है। लगभग है 66 लाख के आसपास है वो जनसंख्या, वो जयपुर की है। अधिकतम जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो भी जयपुर है, ये भी बात सही है। राजस्थान में दो जगह ऐसी है जहां पर जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है, एक है भरतपुर और एक है जयपुर। भरतपुर में जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 503 के आसपास है, जबकि जयपुर में जनसंख्या घनत्व है लगभग 595 के आसपास है। सबसे कम घनत्व के बारे में बात करें तो सबसे कम घनत्व है वह आया हुआ है जैसलमेर। कहाँ का हुआ, जैसलमेर का, जिसका घनत्व है लगभग 17 व्यक्ति है। इसके अलावा बाड़मेर का घनत्व भी है वो 78, सॉरी बीकानेर का है वह 78 है और बीकानेर का है वो 92 है। इसी प्रकार से 147 है वो आया हुआ है चूरू का और 161 है वो जोधपुर का है। तो ये भी उसका उत्तर सही है। न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर में होती है, ये बिल्कुल गलत उत्तर है, क्योंकि न्यूनतम साक्षरता है वो होती है जालोर में होती है। जालोर में है न्यूनतम साक्षरता है लगभग 54% के आसपास है। सेकंड नंबर पीछे से बात करें तो सिरोही आता है 55% के आसपास। इसके बाद में है वो बांसवाड़ा है या प्रतापगढ़ वगैरह आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा कि इसमें से ये सुमेलित सही नहीं है। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में। बिल्कुल न्यूनतम लिंगानुपात 100 पुरुषों के स्थान पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर में आया हुआ है जो कि लगभग 846 है। इससे ज्यादा है वो लगभग 851 के आसपास है, वो जैसलमेर में आया हुआ है। सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में बात करें तो एक तो आया हुआ है डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। इसके अलावा है वह राजसमंद में है। वर्तमान में देखा जाए तो 1000 से ऊपर है वो किसी भी जिले का लिंगानुपात नहीं है। अगला प्रश्न है, वे कौन सा कवि है जकेरी भक्ति और चमत्कार री वसे सु लोग माने परमेश्वर रा समान वातावरण माने। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी भक्ति के कारण है लोग उनको है वह परमेश्वर की उपाधि भी दी गई है। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा
बारट ईसरदास। बारट ईसरदास। अब बारट ईसरदास के बारे में हम बात करें, इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे थे, जिनको एक तो है आला जालारी कुंडलिया, आला जालारी कुंडलिया, और एक है वह हरिरस। हरिरस इनके द्वारा रचित की गई थी, बारट ईसरदास के द्वारा है वह लिखी गई थी। इनको परमेश्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है नरहरिदास। इसके अलावा नरहरिदास, इनको भी है वह राजस्थान साहित्य में है परमेश्वर की उपाधि दी गई है। नरहरिदास के द्वारा है अवतार चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखी गई है। अवतार चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा गया है, नरहरिदास के द्वारा है ये अवतार चरित्र लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बिलाड़ा चुना पत्थर क्षेत्र खाली जगह कहाँ पर स्थित नहीं है। बिलाड़ा का जो चुना पत्थर है वह कहाँ पर स्थित नहीं है, इसके बारे में हमको इसमें बताना है। तो पहला उत्तर है, ऑप्शन है वह है नागौर। नागौर है, या बीकानेर है, या गंगानगर है, या जोधपुर है। इनमें से है वो बिलाड़ा चूना पत्थर स्थित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा श्री गंगानगर। नागौर में है चूना पत्थर, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जोधपुर में भी पाए जाते हैं और बीकानेर में ही है, लेकिन श्री गंगानगर में है वो चूना पत्थर विद्यमान नहीं है। अगला प्रश्न है, लाठी श्रेणी क्षेत्र से किससे संबंधित है। जो लाठी श्रेणी है उनका जो संबंध है वो किससे है। लाठी श्रेणी का जो संबंध है वह आता है आपके जल भरण क्षेत्र से आता है। लाठी श्रेणी क्षेत्र का संबंध है जो जल भरण क्षेत्र से आता है, और ये जैसलमेर में है, जहाँ पर एक बड़ी घास की पट्टी है, जहाँ पर सेवन घास भी पाई जाती है, जो कि है वह ऊँटों के लिए है, वो चारे का कार्य करती है। तो इसका उत्तर होगा जल भरण है वो लाठी क्षेत्र है, जो कि जैसलमेर में आया हुआ है। जैसलमेर और बीकानेर के बीच में है, जल भरण क्षेत्र है। जिप्सम पट्टी के बारे में देखा जाए तो ये नागौर में है, गोट मांगलोद और पदवासी है वगैरह जिप्सम के लिए फेमस है, इनको हरसोट भी कहा जाता है। लिग्नाइट पट्टी के बारे में देखा जाए तो बाड़मेर में प्रमुख खाने आई हुई है, इसके अलावा है वो बीकानेर में भी प्रमुख खाने हैं। बीकानेर में पलाना है, बरसिंगसर है, हाडला है, ये है, जबकि बाड़मेर में है यह गिराल है, जालिपा है, कपूरली है, ये प्रमुख खाना आई हुई है। पेट्रोलियम क्षेत्र है वह राजस्थान में कुल मिलाकर 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, और कुल 14 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से एक प्रमुख क्षेत्र है वो बाड़मेर सांचौर वाला क्षेत्र है, जहाँ पर पागिमा है, ऐश्वर्या है, वागीश्वरी है वगैरह प्रमुख तेल के कुएं हैं। 8वां प्रश्न है, चंद्रवाल रास काव्य रूप री किदु सुकिण पात्रो काव्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खंड काव्य। ये खंड काव्य का प्रमुख है स्थल है, खंड काव्य का प्रमुख स्थल है। इसके बाद में है 9वां प्रश्न पर आते हैं हम। 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न, नवा प्रश्न ये कह रहा है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। प्रश्न में ये है कि चौहान शासक थे, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वह कौन सी थी। चौहानों की पूर्व राजधानी है वो कौन सी थी। अजमेर थी, रणथंभौर थी, दिल्ली थी, या अहिल छत्रपुर थी। सबसे प्राचीन राजधानी के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीन राजधानी है वो सपालदक्ष थी। चौहानों की सबसे प्राचीन राजधानी है सपालदक्ष, जिसको वर्तमान में है वह सांबर भी कहा जाता है। सबसे पहले है सबसे प्राचीन राजधानी सपालदक्ष थी, सांबर में है, जहां पर कहा जाता है कि 551 ईस्वी के आसपास सांबर है, और जहां पर है लगभग 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहान ने है चौहान वंश की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर सपालदक्ष है वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अहिल छत्रपुर है। चौहानों की जो पूर्व राजधानी है वह अहिल छत्रपुर थी, जो कि सबसे पुरानी है। अहिल छत्रपुर है जो कि चौहान वंश की है, वो सबसे पुरानी राजधानी है। इसका एक और नाम मिलता है, इसका जो नाम मिलता है वह मिलता है अक्षय क्षत्रियपुर भी इसका नाम मिलता है, और जो कि वर्तमान में है वो नागौर है। ये माना जाता है वर्तमान में है नागौर है, जहाँ पर 500 और सपालदक्ष है वो पुरानी राजधानी है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अहिल छत्रपुर है वो नागौर, जो कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। रणथंभौर के बारे में
दिल्ली के बारे में तो अजमेर में देखा जाए तो अजमेर में इस चौहान वंश की जो स्थापना या राजधानी स्थापित की थी वह थी अजय राज्य के द्वारा स्थापित की गई थी और ये लगभग है वह 1113 ईस्वी के आसपास की गई थी। दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पर है विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर दिल्ली में तोमर वंश को पराजित करके यहाँ पर अपने राज्य की राजधानी है वो स्थापित की थी। लगभग है 1161 ईस्वी के आसपास है इन्होंने स्थापित की थी, 60 या 61 ईस्वी के आसपास की थी। रणथंभौर के बारे में देखा जाए तो रणथंभौर को अपने क्षेत्र के अधीन लिया था, वो लिया था गोविंद राज जी ने। जब 1192 को जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। तो इसके बाद में है गोरी ने है वह अजमेर का जो शासक है वह इसके पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद देव जी को दिया था। किसको दिया था? गोविंद राज जी को दिया था। और फिर लेकिन उसके बाद में है उसका जो चाचा था जिनका नाम था हरिराज जी ने इसको पराजित करके है वो वापस अजमेर को अपने अधीन ले लिया था। तो गोविंद राज है उसके बाद में है रणथंभौर गए थे और रणथंभौर में है उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह अल चित्रपुर होगा। अगला प्रश्न है मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? जो मेवाड़ चित्रशैली है उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में हमको बताना है। तो मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रारंभिक ग्रंथ है वह स्वपार्श्व चरित्रम है, रागिणी है, भागवत है या श्रावण प्रतिकृत सूत्र सूर्णी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी। बात करें श्रावण प्रतिक्रमण सूर्णी के बारे में है तो यह लगभग है ये तेज सिंह जी के समय है प्रमुख है, तेज सिंह जी के समय प्रमुख लिखा गया था। और इनके जो चित्रकार थे वह थे कमलचंद के द्वारा लिखा गया था श्रावण प्रतिकृति सूत्र सूर्णी, जो कि लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास था। 13वीं शताब्दी के आसपास था। एक और अन्य ग्रंथ को याद रखा जा सकता है सुपार्श्व चरित्रम के बारे में देखा जाए तो ये मौकल के समय का था। मौकल जो कि मेवाड़ का राजा था, इनके समय का था सुपार्श्व चरित्रम, जो कि हीरानंद जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हीरानंद के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह श्रावण प्रतिकृत सूत्र सूर्णी होगा। अगला प्रश्न है विजयशाही क्या है? जूते है, आभूषण है, पगड़ी है या मिट्टी के बर्तन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पगड़ी है। मेवाड़ में है ये पगड़ियों का एक प्रकार है, वो विजयशाही हुआ करता था। 12वां प्रश्न है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको रेड क्रिप्ट रेखा भी कहा जाता है, और इसका जो निर्धारण है वो हुआ था 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। तो हमको ये बताना है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर नहीं लगती है। गंगानगर में बिल्कुल लग रही है, जैसलमेर में भी लगती है, बीकानेर में भी लगती है, लेकिन जोधपुर में नहीं लगती है। बात करते हैं रेड क्रिप्ट रेखा के बारे में तो इसकी कुल लंबाई है वह 3375 के आसपास है। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद में है वह आते हैं पंजाब से इनकी सीमा लगती है, राजस्थान से लगती है और गुजरात से लगती है। इन चारों की सीमा लगती है। राजस्थान से लगभग है 1070 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है और जिसका प्रारंभ है वो श्री गंगानगर के है इंदुमल कोट से होता है और बाड़मेर के शाहबाद पे इसका अंत होता है। लगभग 1070 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। वर्तमान के परिदृश्य से देखा जाए तो अनूपगढ़ में भी इसकी एक और सीमा लगती है। जिला है श्री गंगानगर है। इसके बाद में है वह अभी गंगानगर और इसके बाद में गंगानगर को ही पृथक करके अनूपगढ़ और इसके बाद में है ये बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर इन जिलों की सीमा लगती है। 13वां प्रश्न है राजस्थानी भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कहाँ से है? मतलब गौरीबाई का जो संबंध है वो राजस्थान के कहाँ से? डूंगरपुर से है, भरतपुर से है, जयपुर से है या अलवर से है? इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डूंगरपुर से है। डूंगरपुर है। बात करते हैं गौरीबाई के बारे में है, इनको राजस्थान की वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इनको है वह वागड़ की मीरा भी इनको कहा जाता है और इनके बारे में कहा जाता है कि वह शिव सिंह जी ने यहाँ पर इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। गौरीबाई के बारे में है। अब एक और नाम आता है जिनका नाम है राणाबाई। राणाबाई का जो जन्म है वो हरनावा में हुआ था।
हरनावा में हुआ था, जो कि नागौर में आया हुआ है। इसको है राणाबाई को है और राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। और इनके जो गुरु थे जिनका नाम था चतुर्थवेद, चतुर्थवेद इनके गुरु थे और हरनावा में आया हुआ है। भूरीबाई है, इसको मेवाड़ की दूसरी मीरा भी कहा जाता है और इनका जन्म है वो राजसमंद में हुआ था और नाथद्वारा में इनकी प्रमुख पीठ है। याद रखा जा सकता है इन बातों को। 14वां प्रश्न है 18वीं शताब्दी में है एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराणा रायमल जी के द्वारा, महाराणा मोकल के द्वारा, या बापा रावल के द्वारा, या महाराणा कुंभा के द्वारा? इसमें दिया हुआ है 18वीं शताब्दी, ये थोड़ा सा गलत है, इसकी जगह है 8वीं शताब्दी आएगा, क्योंकि 734-35 ईस्वी के आसपास है वह बापा रावल के द्वारा है एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किया गया था। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण है वो नागदा में किया गया था। एकलिंग जी को है वह मेवाड़ का वास्तविक शासक है, वो माना जाता है, एकलिंग जी को वास्तविक शासक माना जाता है। बप्पा रावल के द्वारा इन मंदिर का निर्माण किया गया था। उन्होंने फिर हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने है वो चित्तौड़गढ़ के किले को जीता था। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन के अंतर्गत है वह 2021-22 में है राज्य में कौन सी प्रतिशत है वो सर्वाधिक अंकित किए गए हैं? बात करते हैं आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत और अतिसघन। अतिसघन नाम से कोई भी श्रेणी है वो वनों की नहीं होती है, ये तीनों श्रेणियां हो सकती है। रक्षित वन को है, ये रक्षित वन का है वो अन्य नाम है जिसको सुरक्षित वन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षित कहा जाता है, या संरक्षित वन भी कहा जाता है, संरक्षित वन भी इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं एक एक वनों के बारे में हम देखते हैं। तो रक्षित वन है, ये जो रक्षित वन है ये राजस्थान में है लगभग 56.49% है वो रक्षित वन आते हैं। अवर्गीकृत वन है वो लगभग है वो 6.52% है वो अवर्गीकृत वन है। और इसी प्रकार से आरक्षित वन है जो कि लगभग 37.05 है। यानी सबसे ज्यादा है वह वन कौन से है? सबसे ज्यादा जो वन है वह है रक्षित वन है वो राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से, वन विभाग के द्वारा जारी प्रतिशत की दृष्टि से वो सबसे ज्यादा जो वन है वह ये वन है। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न बनवाते हैं 16वां प्रश्न है सपेरे का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? सपेरे का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी है, शहनाई है, मंजीरा है, या बांसुरी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पुंगी होगा। सपेरे है वो कालबेरिया जाति के द्वारा है वह सपेरा नृत्य किया जाता है पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए। पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सपेरे है वो एक तो बीन, डप और खंजरी, बीन, डप और खंजरी नामक वाद्य यंत्रों का भी इनमें प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कालबेरिया जाति के बारे में। कालबेरिया के एक और अन्य नृत्य है जिसमें देखो एक तो आता है इंडोरी नृत्य, एक आता है पनिहारी नृत्य, इसके अलावा है एक बागड़िया नृत्य जो कि भीख मांगते समय है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और एक और प्रमुख नृत्य है वो आता है इंडोरी नृत्य है और बागड़िया नृत्य है, पनिहारी नृत्य है और संक्रिया नृत्य है। ये मुख्य नृत्य है जो कि कालबेरिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। सांपों को पालने का कार्य करते हैं। पुंगी, डप, खंजरी और बीन वगैरह इनके वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। बात करते हैं मंजीरा के बारे में है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तो होगा पुंगी। लेकिन मंजीरा के बारे में बात करें तो एक तो ये मंजीरा है वो लांगुरिया नृत्य किया जाता है, रामदेव जी की आराध्य में किया जाता है रुणिचा में, वहां पर मंजीरा 13 मंजीरा का उपयोग करते हैं, वहां पर ये नृत्य किया जाता है। शहनाई के बारे में देखा जाए तो ये सबसे सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे उत्तम किस्म का जो वाद्य यंत्र है वो शहनाई है। विवाह के अवसरों पर भी इसका वादन किया जाता है शहनाई का। इसके बाद में बांसुरी के बारे में है, वह सुशील वाद्य यंत्रों की श्रेणी में ही आता है और चौरसिया है वो इनके प्रमुख बांसुरी वादक है, ये याद रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है वाल्दा सिरोही है वह किसके लिए फेमस है? वाल्दा जो सिरोही है ये कौन से फेमस है? लोहे के लिए है, चांदी के लिए है, टंगस्टन के लिए, चांदी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा टंगस्टन है। इसके प्रमुख खाने और अलग अलग खाने जैसे एक तो डेगना में आई हुई है, नागौर में आई हुई है, इसके अलावा है ये वाल्दा खान जो कि सिरोही में आई हुई है, एक आई हुई है आबू
रेवतर खान है, ये शुरू में आई है। इसके अलावा है नाना कसाब खान, नाना कसाब खान है, ये भी आपके टंगस्टन के लिए फेमस है। टंगस्टन के लिए प्रमुख खाने हैं तो इस प्रकार से प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है वह है, इसमें लोहे के लिए खानों की बात करें तो एक तो इसमें जयपुर फेमस है, जयपुर की मोनिचा बांदुला क्षेत्र है, निमरा रायसेला है, दौसा की है, लोहे के लिए फेमस है। इसके अलावा है ये उदयपुर की नाथरा के पाल और तुर हंडोर खान है, वो भी लोहे के लिए फेमस है। इसके अलावा लोहारपुर है, बूंदी में है, ये भी लोहे के लिए फेमस है। चांदी है वो सीसा जस्ता के साथ में है, वह इसका निर्माण होता है, उत्पादित होती है। तांबे के बारे में देखा जाए तो तांबे के प्रमुख खाने हैं, एक तो कोलियारी खान है, इसके अलावा है झुंझुनू में खान आई हुई है, कोलियारी खान आई हुई है। इसके अलावा है वह नांगल की पट्टी वगैरह वो क्षेत्र है, वो तांबे के लिए फेमस है।